रसूलुल्लाह के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, गुस्ताख रसूल को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। उसके बदले में आप हमारी जान ले लें, आप हमारी दौलत ले लें, आप हमारी इज्जत ले लें, आप हमें बदनाम कर दें, आपको जो करना है करें। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए नेपाल चला जाए, नेपाल में जाके बनाए कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो क्यों? क्योंकि सारे तथाकथित सेकुलर दल मुसलमानों पर, वंचितों पर, गरीबों पर खामोश है। सुनिए ना, वो कह रहे हैं ईसाइयों को क्रिसमस बनाने देना चाहिए। पटेल लाइफ में कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो पागल हैं। वो तो खुद ही अपने मुंह से कह चुके हैं। मुरादाबाद आए थे, क्या क्या गए थे कि मैं तो फ़कीर आदमी, झोले उठा के चल दूंगा। तो सामाजिक बहिष्कार के लिए उसको जूता मार पड़ना चाहिए था। जो देश का नागरिक होगा वो कभी देश को बांटने की, समाज को बांटने की बात नहीं करेगा, वो जोड़ने की बात करेगा। और ये हम लगाएंगे अपने सीनों पे। इनसे डरने वाले नहीं हैं हम। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश करता है कि उत्तर प्रदेश में कौन आ सकता है। इसी बीच आपको पता है, जब चुनाव आते हैं तो बयानों की गहमा गहमी चलती है। उत्तराखंड के अंदर कभी धर्म संसद लगाई जाती है, तो कहीं गुजरात के अंदर जाकर कहा जाता है कि एक अटूट देश बनाना चाहते हैं हम, यानी कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन उधर ही उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी संसद बनाई जाती है जिसमें कि दूसरे धर्म के लोगों को गोली मारने की और हथियार से काटने की बात चली जाती है। लेकिन इस बीच में एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम है AIMIM, जो अपने बयानों से जानी जाती है, जो किसी भी मुद्दे पर बोलने से नहीं हिचकती है। और ज़्यादातर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भड़काऊ भाईजान भी कहा जाता है। और उनके जो जितने भी नीचे कहीं जो पदाधिकारी हैं वो भी भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे बिजनौर की बात हो या फिर मुरादाबाद की बात हो। मुरादाबाद के अंदर का जो वाक़या है वो ये है कि एक एडवोकेट वकील रशीद हैं, जिन्होंने 2019 में CNRC का धरना किया। धरने में भी उनके ऊपर केस लगे भड़काऊ भाषण के, और जो लोगों को भड़काने का आरोप लगा। अब फिर दोबारा कुछ ही दिन पहले उनके ऊपर एक आरोप लगा कि इन्होंने एक जो धर्म बदल करके, वसीम नाम था उनका, वसीम रिजवी नाम था, वो जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए। उनके ऊपर बयान दिया कि मेरा जूता जो कोई उनके माथे पर या सर पर मारेगा मैं उसको 11 लाख रुपए दूंगा। इस बात पर FIR हुई। FIR के बाद में क्या उसका हुआ वो हम जानेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए, इन्हीं सारे गर्म मुद्दों पर बात करने के लिए, धर्म संसद के ऊपर और जो उनके ऊपर 11 लाख का जो इन्होंने बयान दिया था, FIR हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद एडवोकेट वकील रशीद साहब हैं। वकील रशीद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच के। शुक्रिया। तो वकील रशीद साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, AIMIM का मतलब एक राजनीतिक पार्टी है या फिर भड़काऊ भाषण देने वाली पार्टी? एक वो पार्टी जो शोषितों, वंचितों की बात करती है, गरीबों की बात करती है और उनकी हिस्सेदारी की बात करती है। AIMIM का मतलब सीधा और साफ यही है। लेकिन शोषितों, वंचितों और दलितों की, आप जो गरीबों की बात करने के लिए, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर केस लगते हैं, चाहे वो माजिद हुसैन हो, चाहे आप खुद हो। केस किस बात पे लगे? वंचितों की बात आवाज़ उठाने पर लग रहे हैं ना केस। तो वो केस हमारे ऊपर ऐसे हैं कि जैसे किसी को कोई सरकार, जब आर्मी में होता है कोई आदमी मेडल लेके आता है, उसको पुरस्कार मिलता है, तो ये सरकार हमें पुरस्कार दे रही है और ये हम लगाएंगे अपने सीनों पे। इनसे डरने वाले नहीं हैं हम। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं और जो सत्ताधारी दल हैं, जो स्थापित दल हैं, उनका मकसद क्या है कि वंचितों की, गरीबों की, मुसलमानों की, इनकी आवाज़, इनकी हिस्सेदारी की आवाज़ जो कोई भी उठाए उसको पर मुकदमे लगाओ, उस पर झूठे फर्जी मुकदमे बांधो और जेल में डाल दो। तो हम इसके लिए तैयार हैं। आपके ऊपर तो 2019 में CNRC का धरना आपने किया था, उसमें भी काफ़ी केस लगे। देखिए, CNRC का धरना जब किया हमने, तो हम तो किसी राजनीतिक दल में थे नहीं। एक सिविल सोसाइटी दिल्ली से खड़ी हुई कि जब सारे राजनीतिक दलों ने CNRC के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली और मुसलमानों से और दलितों से और वंचितों से पल्ला झाड़ लिया, तब एक मुस्लिम सोसाइटी वहाँ से निकली, सिविल सोसाइटी निकली, उसकी लीडरशिप मुसलमानों के पास थी, नौजवानों के पास थी, जबकि उसमें दलित, हिंदू सभी शामिल थे। अब जब वो दिल्ली से शुरू हुआ वो कारवां, वो मुरादाबाद में भी शुरू हुआ, वो लखनऊ में भी शुरू हुआ। वो धरने जो थे वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाए थे, राजनीतिक दल को छोड़ के भाग गए उसको। सबसे पहले उन धरनों में हमारा अगर किसी ने साथ दिया तो वो AIMIM के लोग थे, जो फील्ड पे हमारे साथ गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए और मुकदमे खाने के लिए खड़े थे। इसी वजह से हम पार्टी में आए कि यही वो पार्टी है कि जो गरीबों की, वंचितों की और ज़रूरतमंदों की बात करती है।
और उसमें भी मुकदमे लगे, तो वो मुकदमे किस चीज़ के लिए लगे? मेरे अपने कुछ जाति मुकदमे थोड़ी हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ जाति कर दी थी। वो मुकदमे जनता की आवाज़ को जो भी उठाएगा उस पर लगेंगे। अभी तो आपके ऊपर एक वो लगाना है कि मेरा जूता जो वसीम जी जी रिजवी या जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी हैं उनके सर पर जो मारेगा 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। देखिए, वो मलून जो है वो हमने इसमें मांग की है कि उसकी जांच करी जाए। वो हमें चीन का या ISI का एजेंट लगता है, क्योंकि कौन? वसीम रिजवी। क्योंकि वो जिस तरीके से बयान दे रहा है उसका मकसद देश का माहौल ख़राब करना है किसी भी तरीके से। अब जो देश का नागरिक होगा वो कभी देश को बांटने की, समाज को बांटने की बात नहीं करेगा, वो जोड़ने की बात करेगा, है ना। लेकिन उसके जितने भी बयानात आ रहे हैं वो इसी टाइप के हैं जिससे देश में विभाजन पैदा हो, और समाज विभाजित हो, आपस में तनाव पैदा हो, हिंदू मुसलमान से लड़े, दलित ठाकुर से लड़े, उनका यही काम है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। तो अखंड भारत कैसे बनेगा? ऐसे लोगों को खुला छोड़ने के बाद बनेगा? प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे, मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे ये सब चीज़ें कर रहा है और उसको खुला छोड़ रखा है, खुले सांड की तरह वो घूम रहा है। उस पर कई 100 मुकदमे हो चुके हैं उसके ऊपर। और अगर हमने उसके ऊपर हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि जिस आदमी पे कानूनी कार्रवाई के नाम पे आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुकदमा दर्ज कराया, गिरफ्तारी नहीं हो रही उसकी, ठीक। तो हम ये चाहते थे कि एज अ समाज हम लोग जो हैं एक जिम्मेदार समाज हैं, समाज में से ये गंदगी का बहिष्कार होना चाहिए। तो सामाजिक बहिष्कार के लिए उसको जूता मार पड़ना चाहिए था। तो इस वजह से वो ऐलान किया गया था कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार हो। जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाता है तब तक आप कुछ तो इलाज करेगा समाज उसका, तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना ज़रूरी है। वो इस वजह से बात कही गई। आपकी पार्टी लगातार भड़काऊ भाषण देती है, चाहे वो कानपुर का असदुद्दीन ओवैसी का खुद का भाषण हो जिसमें उन्हें खुद को सफाई देनी पड़ी। नहीं, क्या सफाई दी? मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी अपने मठ में चले जाएंगे, तब कौन बचाएगा आपको? नहीं, तो ये बात सही है, होना भी यही है, आप देख लीजिएगा। वो तो खुद ही अपने मुंह से कह चुके हैं। मुरादाबाद आए थे, कह के गए थे कि मैं तो फ़कीर आदमी झोले उठा के चल दूंगा, तो वो खुद कह चुके हैं बात। वो तो ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। मोदी जी ने खुद कही है बात ये कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, किसी में झोला उठा के चल दूंगा। तो पहाड़ों पे गए थे पहले भी, तो पहाड़ों पे ही जाएंगे। जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? नहीं, वो धमकी जो दी गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होना है? क्या होना है उसके बाद? योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी अपने पहाड़ों में चले जाएंगे, उसके बाद में तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की मतलब नफरती लोगों को कौन बचाएगा? सही बात है, नफरती लोगों को कौन बचाएगा? भाई वसीम रिजवी जो है वो एक नफरती आदमी है, तो उसको कोई ना कोई बचा रहा है ना। तो जब ये सब लोग नहीं होंगे तो ऐसे नफरती लोगों को कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचाएगा। कानून अपना काम करेगा। धर्म संसद हुई, उसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़े हैरत की बात है कि एक लोकतांत्रिक देश में जो संविधान से चलता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, और वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। आप एक बात बताइए, अभी कोई सिख खड़ा होकर ये बात कहनी शुरू करे, एक धर्म संसद करे वो अमृतसर के अंदर या पंजाब के अंदर, और कहे कि यहाँ पे सिख राष्ट्र बनेगा, खालिस्तान बनेगा, या कोई भी नाम उसको वो दे दे। अगर कुछ ईसाई खड़े हो जाएं वो कहें ये क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, कुछ दलित खड़े हो जाएं कि साहब ये दलित राष्ट्र बनेगा, साउथ इंडिया के लोग खड़े हो जाएं कि वो कहने लगे कि ये द्रविड़ नाडु बनेगा, तो फिर कैसा रहेगा? ये अच्छी बात है? जब हमारा संविधान जो है, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सारे धर्मों को मानता है। सरकार का काम है कि उन धर्मों से उचित दूरी बनाए रखे। सरकार का काम धार्मिक कोई कर्मकांड में उलझना नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जो धार्मिक लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए, उनका ख्याल रखा जाए। तो हमारा देश धार्मिक लोगों का है, उसमें ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सभी हैं। आदिवासी जंगल को पूछते हैं, तो उसमें क्या बुरी बात हो गई? लेकिन जो इस वक्त ये माहौल चल रहा है कि खुलेआम सबके सामने हिंदू राष्ट्र की बात कही जानी, ये देशद्रोही लोग हैं। सरदार पटेल ने अपनी किताब में, पटेल लाइफ में कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो पागल हैं, वो पागल हैं, उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो लोग जो हैं इस देश के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, मतलब वो देशद्रोही लोग हैं। तो इन पे तो यूएपीए के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं सारे के सारे। वहाँ पे आप प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, प्रधानमंत्री के नहीं कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के नहीं है, मनमोहन सिंह साहब के नहीं है कि साहब उनको तो संसद में होता गोली मार देता।
कोई कह रहा है कि साहब वो संविधान जो है वो अब जो संविधान का वैसे स्वरूप है, जिस कलर में वो पहले से प्रिंटेड है, उसमें नहीं होगा, भगवा रंग में होगा। कोई कुछ कर रहा है कि आप संविधान की झज्जे उड़ा रहे हैं वहाँ तो ये कह रहे हैं ना इस्लामिक भारत में नहीं, वो हिंदू ईसाइयों को भी कह रहे हैं, आप पूरी सुनिए ना। वो कह रहे हैं ईसाइयों को क्रिसमस बनाने देना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए, जेनोसाइड होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं इसको म्यांमार बना देना चाहिए। बताइए, ऐसे लोग हमारे देश के हितैषी हैं, देशद्रोही हैं, देशद्रोही लोग हैं ना। तो इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र वाली बात, लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के भी देश हैं, ईरान हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, क्रिश्चियन के भी देश है, अमेरिका है, इसराइल जो यहूदी हैं उनका इसराइल है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन हिंदुओं का राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, तो नेपाल है तो चले जाए ना वहाँ पे। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए नेपाल चला जाए, नेपाल में जाके बनाए। हमारे देश को सुकून से रहने दे, हमें सुकून से रहने दे। यहाँ ये देश हिंदुओं का भी है, ये देश मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, दलितों का भी है, आदिवासियों का, और उन लोगों का भी है जिनका जो किसी खुदा में यकीन नहीं रखते। ये देश सबका है। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी एक ज़ात का, किसी एक बरादरी का, किसी एक धर्म का ये देश नहीं है। ये देश सबका है। और राहत इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये बात ठीक है, ये सबके बाप का है। अच्छा चलिए, ये बयानों वाली बात हुई। 2022 में आपकी पार्टी क्या नया करने वाली है? 2022 में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, वंचितों के, मजदूरों के, गरीबों के। वो तो नहीं है कि जो पिछली सरकारों ने नारा दिया क्या बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार? नहीं, हमने देखिए अभी तक हमें मौका नहीं मिला था। अभी पहली बार जनता ने हमें मौका देना शुरू किया है। आप हमारी रैलीज देखिए, बैरिस्टर साहब के जो प्रोग्राम होते हैं उनको आप कवर कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उसे मीडिया देख रहा है। तो 2017 में और 2021 में बड़ा फ़र्क आ गया है। अब 22 आने वाला है और 22 में बड़े शानदार रिजल्ट निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारे तथाकथित सेकुलर दल मुसलमानों पर, वंचितों पर, गरीबों पर खामोश हैं। हर बात पे खामोश हैं। वो, उनके पास ज़बान नहीं है, वो गूंगे और बहरे बन चुके हैं। इस वजह से ना मुसलमान, ना दलित, ना वंचित अब इन लोगों को नहीं चुनेगा। ये उनके हमारे नुमाइंदे ही नहीं हैं। हमारे नुमाइंदा तो जो भी होगा वो बोलता आएगा, वो बोल देगा, चाहे केस लग जाए। केस लगे, केस किस बात पे लग रहा है? ये तो जो क्या कहते हैं, जो दूसरा पक्ष होता है वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करता है। गांधी जी पे भी केसेस लगे हैं, भगत सिंह पे भी केसेस लगे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पे भी शायद कोई केस लगा था, बाकी लोगों पे भी लगे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र बैच ऑफ ऑनर है, दिस इज द बैच ऑफ ऑनर बाय द गवर्नमेंट, केस लगना। अच्छा, आप कह रहे थे अभी कि नाथुराम गोडसे की वो जय जयकार करते हैं। आप ही की सभा में, बिजनौर सभा में, डॉक्टर जो पवन राव अम्बेडकर हैं, जो कहते हैं अपने आप को पवन राव अम्बेडकर, तो उन्होंने कहा था कि गांधी और गोडसे दोनों एक हैं। देखिए, बैरिस्टर साहब ने एक बात कही थी कि देश का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे है। तो वो बात ठीक है, हम उसी पे कायम है। पूरे हमारे देश आज़ाद भारत का पहला कोई आतंकवादी है तो वो नाथुराम गोडसे ही है। शुरुआत उसने करी आतंकवाद की यहाँ पर। नहीं, वो आपके ही प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी दोनों ही एक हैं। हाँ, महात्मा गांधी से बड़ा लीडर डॉक्टर अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये बात ठीक है। तो अब 2022 में आप 100 सीटों पर लड़ने का वादा कर रहे हैं। अभी सुनने में आया था कि कुछ नया ऐलान होने वाला, क्या था वो? अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, शौकत अली साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि 100 सीटों पर लड़ने का पूरा इरादा है, जिसमें से उन्होंने बताया था कि हम अभी तक 135 सीटों पर आवेदन आ चुके हैं उनके पास। तो वो देखेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कहाँ पे लड़ना चाहिए, कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, ये वो तय करेंगे। हम तो पूरी तैयारी से हैं। आपके ऊपर FIR हुई थी जूते वाले केस में, उसमें क्या कह रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं, दबाव बना रहे हैं, सब दबाव बना रहे हैं। आप सारे अखबार पढ़िए, सब जगह बयान दे रहा है प्रशासन, सब बयान दे रहे हैं कि भाई हम तो उनको समझाने गए हैं, हम उनको समझा रहे हैं। मैं कोई 17 साल का या 16 साल का बच्चा हूँ जो आप किसी को समझा रहे हैं? आपका काम वो समझाने का नहीं है, आपका काम है कार्रवाई करना। जिन लोगों ने गलत करा है, जो लोग गलत कर रहे हैं, समाज को दंगा कराना चाहते हैं समाज में, आपका काम है उनको उठा के बंद करना। और जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप उन पर मुकदमा कर दे रहे हैं। तो ये तो पूरा क्या कहते हैं, शासन से आदेशित है और कुछ नहीं है। आप दबाव में आएंगे या फिर? कोई दबाव नहीं किसी। देखिए, बात क्या है, रसूलुल्लाह की ज़ात पर कोई हमला करेगा, पूरी दुनिया का, देखिए मेरी बात नहीं है, आप दुनिया में किसी मुसलमान से पता कर लीजिए, रसूलुल्लाह के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। गुस्ताख रसूल को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता,
किसी भी हाल में, उसके बदले में आप हमारी जान ले लें, आप हमारी दौलत ले लें, आप हमारी इज़्ज़त ले लें, आप हमें बदनाम कर दें, आपको जो करना है करें। क्यों? क्योंकि अगर रसूलुल्लाह के लिए भी अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा जो ईमान है वो ख़त्म। जब ईमान ही नहीं बचेगा हमारे पास तो क्या बचेगा? रसूलुल्लाह गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ थे, हैं और रहेंगे। इसकी नहीं चाहे हमारी जान चली जाए या कुछ चला जाए, इसके हम परवाह नहीं है। रसूलुल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारे साथ थे एडवोकेट वकील रशीद साहब, जो जिला मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष हैं। ये CANRC में भी बहुत एक्टिव रहे। इन्हीं की बदौलत कहें तो CANRC का मुरादाबाद के अंदर जो इतना बड़ा प्रदर्शन हो पाया तो एडवोकेट वकील रशीद की ही देन थी, जो कि प्रशासन के दबाव के बाद भी पीछे नहीं हटे और वो जहाँ कुछ हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि अभी तक कोई भी CANRC का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। अभी नया बयान दिया था कि जो कोई भी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के सर पर मेरा जूता मारेगा उसको 11 लाख रुपये दिए जाएंगे। वैसे AIMIM अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती है। और इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।